Illustration 5. ABC Limited has been producing a chemical product by using machine JED for the last 2 years. तो देखो एक मशीन ऑलरेडी कंपनी यूज में ले रही है 2 सालों से, तो ये हो गई आपकी एग्जिस्टिंग मशीन. Now the management of the company is thinking to replace this machine. रिप्लेस करने का सोच रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन हो गया? रिप्लेसमेंट डिसीजन. ठीक है जी, रिप्लेसमेंट डिसीजन हो गया यहाँ पे कि रिप्लेस करें या नहीं करें. किससे रिप्लेस करने की सोच रहे हैं? या तो मशीन एक्स से या मशीन वाई से. तो कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन ये मान लो कि 2 बार करना है. एक बार एक्स मशीन से रिप्लेसमेंट के लिए सोचना है, एक बार वाई मशीन से रिप्लेसमेंट के लिए सोचना है. ठीक है. अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक ही मशीन थी रिप्लेसमेंट के लिए. चलो, जेड एग्जिस्टिंग मशीन है ये वाली तो आपकी, और ये आपकी न्यू मशीन है, और ये भी आपकी न्यू मशीन. बुक वैल्यू दे रखी है एग्जिस्टिंग मशीन की 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू है, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन चल रहा होगा. रीसेल वैल्यू दे रखी है आज 1,10,000 रुपए. परचेज प्राइस दे रखी है नई मशीन की. एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है. वेरिएबल रनिंग कॉस्ट दे रखा है. प्रोडक्शन पर आवर दे रखा है. सेलिंग प्राइस दे रखी है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दे रखा है. एनुअल ऑपरेटिंग आवर दे रखा है. वर्किंग लाइफ ऑफ ईच ऑफ द 3 मशीन 5 ईयर. सेम है, लाइफ सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है. डिसीजन ले लेंगे हम किसके बेसिस पे? एनपीवी के बेसिस पे. साल्वेज वैल्यू दे रखा है तीनों मशीन का. कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. इट इज एंटिसिपेटेड दैट एन डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है. इट इज एंटिसिपेटेड दैट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8,000 per annum would be incurred on special advertisement to sell the extra output of machine. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. देखो ये क्या बोल रहा है. बोल रहा है 8,000 रुपए का खर्चा लगेगा सालाना फॉर स्पेशल एडवर्टीजमेंट टू सेल एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ मशीन. तो एक्स्ट्रा आउटपुट किसमें हो रहा है आप चेक करो. जब आप मशीन एक्स लगाओगे तो क्या आउटपुट सेम रहेगा? क्या देखो, प्रोडक्शन पर आवर जेड मशीन में 8 यूनिट पर आवर बनती थी, इसमें भी 8 यूनिट बनती है, तो यहाँ 8,000 का खर्चा नहीं लगेगा. यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पे वो 8,000 का स्पेशल एडवर्टीजमेंट लगेगा. समझ में आ रही बात? तो मशीन एक्स पे खर्चा नहीं लगेगा, मशीन वाई पे ये खर्चा लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट केवल मशीन वाई बना के दे रही है, एक्स नहीं बना के दे रही. टैक्स रेट 40% है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है. और पीवी फैक्टर आपको 10% से दे रखे हैं 5 साल के. यूजिंग एनपीवी मेथड, कोई डाउट रखा ही नहीं है उन्होंने, एनपीवी मेथड लगाना है. यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड मेक रिकमेंडेशन. तो देखो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप. एक इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी कर सकते हो, एक टोटल अप्रोच से भी कर सकते हो. बताओ कौन से करें? टोटल से करें. ओके चलो टोटल अप्रोच से सॉल्व कर देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 5. रिप्लेसमेंट डिसीजन. यूजिंग टोटल अप्रोच. ठीक है. देखो एक तो आपको निकालना है आउटफ्लो, तो सबसे पहला कॉलम तो बना देते हैं हम पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा. अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनेंगे इसमें? 3. जेड एक्स वाई. ठीक है, क्योंकि टोटल है तो तीनों के लिए बनेंगे. अब दोनों तरीके हैं. 1,10,000 की जो इसकी रीसेल वैल्यू है, चाहो तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके जेड में दिखा दो, चाहो तो इनको एक्स और वाई में से लेस करके दिखा सकते हैं. ठीक है ना, जैसी अपनी मर्जी है, दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है. तो मैं दिखा देता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ not selling
जेड, जेड को नहीं बेचने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब एक चीज और बताओ मेरे को, अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, ठीक है ना, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं, तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है? जैसे मशीन जेड आप बेच रहे हो और मशीन एक्स आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स या कैपिटल लॉस पे टैक्स की शील्ड मिलती है क्या, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग? ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट पढ़ा है ना आपने, ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, कैपिटल गेन लॉस होता है, हाँ या ना? नहीं होता, गलत। ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, जब तक ब्लॉक खत्म नहीं होता ना तब तक कैपिटल गेन लॉस नहीं होता। तो ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जैसे 1 लाख का ब्लॉक अभी है, आप ये मशीन खरीद लोगे तो ब्लॉक हो जाएगा 2,80,000 का। उसमें से आप 1,10 की सेल कर दोगे तो 70,000 की WDV बच जाएगी ब्लॉक में। ठीक है ना, एंड में होता है, इसीलिए मैं एंड की नहीं, मैं अभी की पूछ रहा हूँ। अगर जेड मशीन को आज बेचें तो कैपिटल गेन लॉस नहीं होता, अगर ब्लॉक ऑफ असेट मेथड की बात करें। ठीक है, अगर ब्लॉक ऑफ असेट मेथड की बात नहीं करें तो फिर इंडिविजुअल असेट को देखा जाता है। और इंडिविजुअल असेट को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो 1 लाख की WDV थी, 1 लाख की WDV वाली चीज को कितने में बेच रहे हैं, 1,10,000 में। तो 10,000 का क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे क्या लगेगा, टैक्स। आधी बात समझ में? तो यहाँ पे दो अजम्पशन है, दोनों ही राइट है। जो भी आपको करना है वर्किंग नोट में लिख देना, कौन सी मेथड से आप सोल्व कर रहे हो। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन WDV मेथड से करके दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन भी उसी से किया हुआ है और दोनों तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि SLM से तो आपने और भी कर रखे, सॉरी WDV नहीं, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड से। ठीक है ना, ब्लॉक ऑफ असेट वाले मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन लॉस नहीं होगा। चलो दूसरा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिख देंगे डायरेक्ट, कोई कैपिटल गेन लॉस नहीं है क्योंकि हमने ब्लॉक ऑफ असेट मेथड लिया। चलो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, एक्स की कॉस्ट कितनी है, 1,80,000, और वाई की कितनी है, 2 लाख। ठीक है, कोई वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं है। चलो जी, टोटल लगा दो, ये आपकी हो गई कॉस्ट। दिस इज PV ऑफ कैश आउटफ्लो, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख। सेकंड, PV ऑफ कैश इनफ्लो निकालो, कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स। अब देखो अमाउंट के कॉलम, पहले तो ये देखो कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 5 साल है, 5 साल का डेटा सेम है क्या, 5 साल का डेटा सेम है ना, बट केवल लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट अलग से करने पड़ेंगे। बोलो ना, 5 साल का डेटा सेम दे रखा है, केवल लास्ट ईयर एडजस्टमेंट अलग से करने पड़ेंगे। तो इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कॉलम बना दो केवल एक साथ ही, लास्ट ईयर एडजस्टमेंट अलग से शो कर देना। तो एक तो मशीन जेड का कॉलम बनाओ, ईयर 1 to 5 का एक साथ बना रहा हूँ। एक मशीन एक्स का कॉलम बनाओ, ईयर 1 to 5 का एक साथ। एक मशीन वाई का कॉलम बनाओ, ईयर 1 to 5 का एक साथ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, आप प्रोडक्शन पर आवर दे रखा है आपको, तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स निकाल सकते हैं क्या हम? देखो टोटल आवर दे रखे हैं आपको,
एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स 2000 है, 2000 घंटे में मशीन जेड जो है 8 यूनिट बनाती है 1 घंटे में, तो ये टोटल कितनी यूनिट बनाएगी? 16,000 यूनिट। ये कितनी बनाएगी? 16,000 यूनिट। और ये कितनी बनाएगी? 12 इंटू 2000, 24,000 यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 20, तो आप यहां लिख सकते हो डायरेक्टली उठा के सेल्स 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करते जाओ। 3,20,000, 3,20,000, 4,80,000। ठीक है, लेस। अब सारे खर्चे यहां से छाट लेना एक एक करके। वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं पहले, लेस लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको पर यूनिट, एक यूनिट की 3 रुपए, तो 16,000 इंटू 3 48,000। ये 16,000 इंटू 1.5 24,000 एंड दिस इज 24,000 इंटू 2.5 60,000। करेक्ट है ना? चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। अगला खर्चा, नेक्स्ट एक्सपेंस आप ले लो, एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है। ठीक है, लेस एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 92,000, 1,08,000 एंड 1,32,000। ठीक है, परचेज प्राइस हो गया हमारा, रीसेल वैल्यू हो गया। और कौन सा खर्चा दे रखा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट माइनस मटेरियल कॉस्ट कितनी है? देखो मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज पर यूनिट है, तो ये तो हो जाएगा 1,60,000। ये भी हो जाएगा 1,60,000 और ये हो जाएगा 2,40,000। और कोई खर्चा? देखो क्वेश्चन में और कौन सा खर्चा दिख रहा है? एक खर्चा और है इसमें, निकाल के बताओ कौन सा एक और खर्चा बचा हुआ है इसमें, बाकी सारे हो गए। स्पेशल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कौन सी मशीन के केस में लगेगा वो? स्पेशल एडवर्टीजमेंट केवल और केवल मशीन वाई के केस में लगेगा। कितना था? 8,000 रुपीज। हो गए सारे एक्सपेंसेज। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करो, 3,20,000 माइनस 48,000 माइनस 92,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया 20,000। देन 3,20,000 माइनस 24,000 माइनस 1,08,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया 28,000। लास्ट 4,80,000 माइनस 60,000 माइनस 1,32,000 माइनस 2,40,000 और माइनस 8,000, ये आ गया आपका 40,000। इसमें से क्या लेस कर देंगे? टैक्स। और टैक्स की रेट कितनी दे रखी है देखो क्वेश्चन में, 40%। तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 11,200 और ये हो जाएगा आपका 16,000। लेस कर दो, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000, 16,800 और 24,000। 1,40,000 होगा कि?
चेक करना है एक बार। 140 हो गया, 4,80,000 माइनस 60,000 माइनस 1,32,000 माइनस 2,40,000 और माइनस 8,000, 40,000 ही तो होगा। चालीस ही होगा ना, 24,000। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें क्या ऐड कर दें? डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दो। अब देखो डेप्रिसिएशन है कितना वो बताना है सबसे पहले तो। आप अलग अलग मशीन की बात करो, बताओ मशीन जेड पे कितना डेप्रिसिएशन होता। मशीन जेड का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। 1,00,000 की बुक वैल्यू है, 10,000 की साल्वेज वैल्यू है, बहुत आराम से निकलेगा। देखो पहले मैं कैलकुलेशन लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन 1,00,000 की तो बुक वैल्यू है, माइनस साल्वेज वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कितना आ रहा है? 18,000 रुपए। 18,000। ठीक है, सेकंड का यहां पे देखना कैसे निकाला है आपने 33,000, एक बार चेक करना है। ब्लॉक ऑफ असेट मेथड लिया है ना हमने। देखो अगर वाई मशीन की आप बात कर रहे हो तो वाई मशीन हम खरीदेंगे 1,80,000 रुपए में। ठीक है, 1,80 में खरीदेंगे, प्लस पुराना ब्लॉक कितने का था? 1,00,000 का। 1,80 प्लस 1,00,000, 1,80,000 प्लस 1,00,000, 2,80,000 का ब्लॉक हो गया, माइनस 1,10,000 का हमने सेल कर दिया, तो ब्लॉक हो जाएगा कितना? 70,000 का। ठीक है ना। माइनस साल्वेज वैल्यू भी है ना इसकी, 15,000 रुपए डिवाइडेड बाई 5। ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? देखो यहाँ पे साइड में देखो, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में क्या होता है? ओपनिंग WDV देखते हैं हम। ओपनिंग WDV है ब्लॉक की 1,00,000 रुपए, क्वेश्चन में दे रखी है, कोई इश्यू नहीं है। प्लस नई मशीन आप खरीद रहे हो एक्स, एक्स कितने की खरीद रहे हो? 1,80,000। तो ये आपकी टोटल WDV हो जाएगी, माइनस सेल्स। आपने सेल कर दी किसको? जेड को। कितने रुपए में सेल कर दी? 1,10,000। तो ब्लॉक की वैल्यू कितनी बची? क्लोजिंग WDV कितनी बचेगी ब्लॉक की? 1,70,000 रुपए बचेगी ना। ठीक है, तो 1,70,000 का आपका ब्लॉक बचेगा, और 15,000 रुपए की आपकी साल्वेज वैल्यू है इसकी, तो 5 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा बोलो इसका कैलकुलेशन? $31,000। चलो लास्ट और निकालो, इसको हटा दूं नीचे वाले को एक बार। लास्ट की बात करोगे तो देखो इसमें भी 1,00,000 का ब्लॉक था, ये खरीदोगे तो 2,00,000 और ऐड हो जाएगा ब्लॉक में, और 1,10,000 रुपए आपने सेल आउट कर दिया, तो ये तो बच गया ब्लॉक, माइनस सेल आउट। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 18,000 डिवाइडेड बाई 5। देखो 1,90,000 माइनस 18,000 डिवाइड बाई 5, 34,400। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड करते क्या आ जाएगा?
बोलो डेप्रिसिएशन ऐड करते क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो। दिस इज एनुअल कैश इनफ्लो, ध्यान रखना। अभी लास्ट ईयर एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, तो एक बार एनुअल कैश इनफ्लो लिखो, कितना आता है 30,000, और यहाँ आएगा 16,800 प्लस 31,000, 47,800, और यहाँ आएगा 24,000 प्लस 34,400, 58,400। अब देखो लास्ट ईयर एडजस्टमेंट करने का तरीका यहाँ पे दो है, या तो इसको 4 साल के क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करो और लास्ट ईयर में फिर लास्ट ईयर एडजस्टमेंट करके करो, या दूसरा तरीका सिंपल है, यहाँ एक बार 5 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर लगा दो, तो इसको तो सोल्व कर दो। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर देखो 5 साल का 10% से, इनको ऐड करना कितना आता है, पॉइंट 3.790। एक बार भूल जाओ कि लास्ट ईयर एडजस्टमेंट है, ये आपका आ जाएगा पीवी ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो का पीवी आ जाएगा, कर दो कितना आता है, 1,13,700, 1,81,162 और 2,21,336। ठीक है। अब इसमें क्या करो, देखो अभी तक हमने ये मान लिया लास्ट ईयर में कुछ है ही नहीं, तो हमने पूरा एज इट इज पीवी निकाल दिया 5 साल का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट ईयर का जो एडजस्टमेंट है वो इसमें कर दो डायरेक्टली ऐड। जैसे मशीन जेड की बात करें तो 10,000 रुपए की सालवेज वैल्यू आएगी, तो ऐड कर दो यहाँ पे पीवी ऑफ सालवेज वैल्यू एट T5, प्रेजेंट वैल्यू करके ही करना डायरेक्ट। लास्ट ईयर का पी फैक्टर है 0.621, तो 10,000 इंटू 0.621 कितना आएगा 6,210। आई बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पे इसकी सालवेज वैल्यू कितनी है 15,000, तो 15,000 इंटू 0.621 9315, और इसकी सालवेज वैल्यू कितनी है 18,000, 18,000 इंटू 0.621 11,178 रुपए। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैपिटल गेन लॉस इसमें आएगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि एसएलएम मेथड होता है ना, और एसएलएम मेथड में क्या होता है, जब हम मशीन सेल करते हैं लास्ट में, तो उसकी डब्ल्यूडीवी भी उतनी होती है और उसकी सेलिंग प्राइस भी उतनी होती है। क्लियर है क्या। तो ये ऐड करते ही आपके क्या आ जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका आ गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ऐड कर दो इसको, 1,13,700 प्लस 6,210, ये हो गया 1,19,910, फिर 1,81,165 प्लस 9,315, ये हो जाएगा 1,90,477 रुपए, और लास्ट है 2,21,336 प्लस 11,178, ये हो गया आपका 2,32,514 रुपए। इसमें से लेस कर दो क्या पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ये था 1,10,000, ये था 1,80,000, और ये था 2 लाख, तो क्या आ जाएगा एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी, ये एनपीवी आएगा 9,910, ये आएगा 10,477, और ये आएगा 32,514 रुपए। तो बताओ किसकी एनपीवी सबसे ज्यादा है, मशीन वाई की, देयरफॉर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और किसके साथ होना चाहिए, मशीन वाई के साथ।
नोट कर लो अब इसको, और कैलकुलेशन चेक कर लेना आप एक बार, कहीं पे आपको लगता हो कोई तो वो बता दो। पीवीसीआई आ गया आपका, ये रहा पीवीसीओ। पीवीसीओ तो ये रहा, ये तो एक ही स्टेप का था। डन। तो एनपीवी से पूछा था, एनपीवी सबसे ज्यादा आ रहा है आपका लास्ट मशीन का, तो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं आराम से। सिंस एनपीवी ऑफ मशीन वाई इज हाईएस्ट अमंग 3 अल्टरनेटिव, देयरफॉर मशीन वाई शुड बी परचेज्ड। सर वैसे ये जो खर्चे हैं इन्हें भी पीवीसीओ में ले सकते हैं क्या? ना जी ना, ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पीवीसीओ में आप वही लोगे जो वन टाइम कॉस्ट होती है, ठीक है ना। वन टाइम कॉस्ट को पीवीसीओ में लेना। ये जो खर्चे हैं ये तो एनुअल खर्चे हैं ना, तो इनको तो आप पीएनडल में नहीं डालोगे क्या? पीवीसीओ में वो लेते हैं जो वन टाइम खर्चे, कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। ये जो खर्चे हैं तो पीएनडल के आइटम है, तो इनको तो पीवीसीआई में एडजस्ट करना है। फिर पीवीसीआई में करोगे क्या? वो तो एक ही फॉर्मेट हो गया, फिर सब चीजों को एक ही फॉर्मेट में डाल सकते हैं हम, वो भी राइट है। ये अभी हम जैसे दो फॉर्मेट बनाते हैं ना, पीवीसीआई पीवीसीओ, फ्यूचर में आते आते ये फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, एक ही फॉर्मेट में मर्ज हो जाएगा सारा। तो आप अकाउंटिंग की फॉर्म में देखा करो इसको, कभी भी कैपिटल नेचर का खर्चा है, बैलेंस शीट का खर्चा है तो पीवीसीओ में ले जाओ, और पीएनडल का खर्चा है तो पीवीसीआई में ले आओ। हालांकि आप गलत वैसे भी कर दोगे तो आंसर सही आएगा, बट प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। हो गया सबका नोट? कंक्लूजन लिख लोगे आप? सब में कंक्लूजन की लैंग्वेज सेम ही होती है। एनपीवी हाईएस्ट है इसलिए मशीन वाई शुड बी परचेज्ड एंड मशीन जेड शुड बी सोल्ड। चलो आगे आ जाओ। देखो इनके आंसर में इसके आंसर में एक डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का, ठीक है, और वो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने 20,000 का डेप्रिसिएशन ले रखा है, 20,000 का डेप्रिसिएशन गलत है। कितना आना चाहिए डेप्रिसिएशन? 18,000 ही आना चाहिए ना। 20,000 क्यों ले रखा है इन्होंने? इन्होंने एक्चुअल में इनका डिफरेंस सेम रखा है। देखो 20,000 और 33,000, अगर आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से चलते तो आप यहाँ लगते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना? 13,000। सही है। अपना देखो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है, ये 18,000 है, ये 31,000 है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 13,000। तो वो करेक्ट है, इंक्रीमेंटल अप्रोच से चलोगे तो यहाँ 20,000 गलत लिख रखा है वैसे उन्होंने, 20,000 नहीं आएगा यहाँ पे, बस क्योंकि ये डिफरेंस सही ले रखा है इन्होंने तो आंसर सही आ जाएगा। बाकी ये 2-2 हजार का डिफरेंस है, इसलिए तीनों की एनपीवी अलग अलग आएगी, बट एनपीवी का डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, तो एनपीवी का डिफरेंस यहाँ तो सेम आ रहा है, लास्ट ईयर में क्या हो गया? देखो ये 17,490 है, ये 18,057, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए अपने आंसर का। ये आ रहा है क्या अपना? देखो इन दोनों का क्या डिफरेंस आ रहा है,
567 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, और इनका कितना आ रहा है 567। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंटल से चलोगे तो सेम आएगा आंसर, 567 का इंक्रीमेंटल एनपीवी आएगा। इसमें क्या डिफरेंस हो गया वो भी देख लो एक बार। 60,400 है ना इनका, और अपना था 58,400, तो ये तो ओके एकदम। 58,400 का पीवी भी ओके है, देन 18,000 का पीवी भी ओके है। सालवेज भी तो लिया है ना, फिर क्या डिफरेंस है इसमें? एक बार डिफरेंस देख लो, दो अपना डिफरेंस है 32,514 माइनस 9910, 22,604 का, और इसमें कितना डिफरेंस है 40,093 माइनस 17,490, नहीं सही है 22,603। ठीक है, इंक्रीमेंटल सेम आना चाहिए, इनकी एक मिस्टेक है बस, केवल वो 8,000, वो सॉरी डेप्रीशिएशन वाली। ठीक है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पे एक नोट जरूर लिख देना, एक नोट लिखो यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे, बाद में भूल जाओगे आप पढ़ते टाइम। हो रहा है ना आंसर मैच? क्यों नहीं हो रहा? अरे इस मशीन का और इस मशीन के एनपीवी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 567, अपना भी यही आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 567 ही तो आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 22,603, इसमें भी यही आ रहा है। डेप्रिसिएशन गलत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, उन्होंने उल्टा कर दिया, यहाँ 20 लिख दिया तो यहाँ 33 कर दिया, यहाँ 2,000 ज्यादा कर दिया ना, तो यहाँ भी 2,000 ज्यादा कर दिया। तो इंक्रीमेंटल से तो सही आएगा ना, इंडिविजुअल को देखोगे तो गलत आएगा आंसर। सब में 2-2 हजार का डिफरेंस गलत कर दिया उन्होंने, और वो गलत करने का रीजन दूसरा है। उन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है इसका? इसका डेप्रिसिएशन निकाला है 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5। 1,10,000 तो सेलिंग वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आंसर मैच हो रहा है ना, तो इनका ये गलत है डेप्रिसिएशन, बाकी सब कुछ सही है। एक नोट लिख लो यहाँ पे, वी हैव कैलकुलेटेड depreciation using block of asset method। ठीक है ना, और जिसको नहीं पता हो या निकाल निकाल के भी देख लेना। वैसे तो मैंने ऊपर ही लिखा दिया था, जैसे जेड का कैसे निकाला था हमने, 1 लाख का ब्लॉक है, 10,000 की सालवेज है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आ गया था 18,000 रुपए। एक्स में हमने बोला था 1 लाख का ब्लॉक तो ऑलरेडी है, प्लस 1,80,000 का और खरीद लिया हमने, माइनस 1,10,000 की सेल कर दिया, तो ये नेट ब्लॉक बच गया, माइनस 15,000 उसकी सालवेज वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा, कितना आया था 31,000, 31 आया था क्या? यस। ठीक है, और ऐसे ही वाई मशीन, 1 लाख का ब्लॉक पहले था, प्लस 2 लाख का और खरीद लिया, माइनस 1,10 का सेल कर दिया, तो ये नेट ब्लॉक है, माइनस 18,000 रुपए का सालवेज वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 34,400 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको अगर ब्लॉक ऑफ असेट से नहीं करते तो फिर एक तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता, और दूसरा स्टार्टिंग में 10,000 का जो कैपिटल गेन हुआ है उसका टैक्स का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता। ओके, चलिए अब आगे। इलस्ट्रेशन 6 हो चुका है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हो गया,
7 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको करके लाना। इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलो इस पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A and company is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it, मतलब रिपेयर करने के। तो क्वेश्चन वही है, एक पहले भी आपने किया था ऐसा, रिप्लेसमेंट करें या रिपेयर करें, किया था ना ऐसा क्वेश्चन। तो कुल मिला के डिसीजन रिप्लेसमेंट का ही है। ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेज, वेरी गुड। टैक्स नहीं होता तो किस चीज के मजे हो जाते हैं क्वेश्चन में? डेप्रिशिएशन को इग्नोर कर देते हैं, सिंपल सी बात, टैक्स नहीं होता। रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 1 लाख, ठीक है। रिप्लेसमेंट की मशीन 1 लाख की आएगी, नई मशीन। रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। तो डेटा ध्यान रखना है, नई मशीन आज खरीदेंगे 1 लाख में और अगले 8 साल तक उसके ऊपर हर साल 10,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स इट वुड हैव अ साल्वेज वैल्यू ऑफ 20,000। 8 साल बाद इसको 20,000 रुपए में हम सेल कर सकते हैं एंड वुड बी सोल्ड। द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर। जो मशीन लग रखी है हमारे यहाँ पे, उसका मेंटेनेंस हर साल बढ़ता जाएगा और सालवेज हर साल फॉल होती रहेगी, मतलब गिरती रहेगी। तो नीचे टेबल दे रखी है देखो। आज एग्जिस्टिंग मशीन पे आज कोई रिपेयरिंग नहीं करनी, 1 साल के बाद करनी है 10,000 की, 2 साल के बाद करनी है 20,000 की, 3 साल के बाद करनी है 30,000 की, 4 साल के बाद करनी है 40,000 की। आज अगर पुरानी मशीन को बेचता हूं तो 40,000 में बिकेगी, 1 साल बाद 25,000 में, 2 साल बाद 15,000 में, 3 साल बाद 10,000 में, 4 साल बाद 0 रुपए में बिकेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15%। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस? आपको ये नहीं पूछा कि रिप्लेसमेंट करना है या नहीं करना, आपको पूछा रिप्लेसमेंट कब करना है, मतलब टाइमिंग पूछी गई। आज रिप्लेस करें, अब देखो कितने साल का डेटा दे रखा है, आज करें, 1 साल बाद करें, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कितने ऑप्शन बन गए बताओ मेरे पास? आपके पास इस क्वेश्चन में कितने अल्टरनेटिव आंसर आ सकते हैं? 5 आंसर में से एक आंसर आएगा आपके। या तो रिप्लेसमेंट आज करो, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। 5 आंसर में से एक आंसर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है, और सॉल्यूशन इसका करोगे, सॉल्यूशन कंसेप्ट वाइज तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रेजेंट करने में लेंदी रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? वो ये पूछना चाह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट कब करें, आज कर दें कि या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के एंड में करें। अब वो कैसे पता लगेगा? तो आपको करना क्या है, आप ये मान के चलो कि रिप्लेसमेंट अगर मैं आज करता हूं, फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं, अगर मैं आज रिप्लेसमेंट करता हूं, देखना यहाँ पे, अगर हम आज रिप्लेस करते हैं तो ओल्ड मशीन तो गई, सोल्ड हो गई। न्यू मशीन कितने साल के लिए चलेगी बताओ? फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं मैं, रिप्लेसमेंट कब हो रहा है? T0 पे। 8 साल के लिए नई मशीन चलेगी ना। तो यहां से प्रोजेक्ट कितने साल का हो गया हमारा? अगर मैं प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ की बात करूं तो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 8 ईयर्स हो गई क्या? सेकंड अल्टरनेटिव देखते हैं एक बार, अगर मैं T1 पे रिप्लेस करूं, चलो T1 पे अगर मैं रिप्लेस करता हूं, मुझे बताओ ओल्ड मशीन कितने टाइम के लिए चलेगी अभी? ओल्ड मशीन 1 साल के लिए चलेगी ना। साथ कौन बोल रहा है? 1 साल के लिए तो ओल्ड मशीन चलेगी, और नई मशीन की लाइफ कितनी है? नई मशीन की लाइफ कितनी है? 8 साल। तो यहां से 8 साल चलेगी नई मशीन, मतलब टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी हो जाएगी? 9 ईयर्स हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही है बात? तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, कि हर ऑप्शन में लाइफ अलग अलग है, और जब लाइफ अलग अलग होती है तो डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं हम?
बताना मुझे, दो चीजें बोल रहा हूँ, पीवीसीओ के बेसिस पे डिसीजन लेंगे या ईएसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे? ईएसी, ठीक है, पीवीसीओ के बेसिस पे नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको इनफ्लो दे रखा है या केवल आउटफ्लो ही दे रखा है? ओनली आउटफ्लो है इस क्वेश्चन में, और बहुत कम आउटफ्लो है, तो कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपको आउटफ्लो जोड़ने हैं हर अल्टरनेटिव में, और आउटफ्लो के बेसिस पे क्या बनाना है, ईएसी निकालना है और कंपेयर करना है। आगे बात समझ में? चलो सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करना है इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 8, रिप्लेसमेंट डिसीजन 5 alternatives possible, that is 5 क्या क्या है? पहला, रिप्लेसमेंट एट T0, सेकंड रिप्लेसमेंट एट T1, थर्ड रिप्लेसमेंट एट T2, फोर्थ रिप्लेसमेंट एट T3 एंड फिफ्थ रिप्लेसमेंट एट T4। ठीक है, ये 5 अल्टरनेटिव आपके सामने रहते हैं। सोल्व करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन। केवल एक बार न्यू मशीन का जो आउटफ्लो है उसको कंसीडर करो। ठीक है, देखो नई मशीन में क्या क्या कॉस्ट लग रही है। नई मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, तो मैं बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1 लाख है। फिर उस पे हर साल 10,000 रुपए का क्या लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसकी पीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपए लगेंगे अगले 8 साल तक। 8 साल का क्यूमुलेटिव 10% से दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी 15% से, 15% से 8 साल का क्यूमुलेटिव दे रखा है, ये रहा 4.4873। तो ये हो गया 44,873 रुपीज। ठीक है, और इसकी सालवेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। तो लेस पीवी ऑफ सालवेज वैल्यू 20,000 इंटू 8th ईयर का पी फैक्टर 0.3269, 6538। चलो इसको लेस कर दो, नेट निकालो। देखो ये मैंने क्या निकाला है, इसको समझना है। एक बार मैं बोल रहा हूं, एक बार एग्जिस्टिंग मशीन को माइंड से आउट करो। केवल अगर मैं आपको पूछूं कि नई मशीन जो आप खरीदोगे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो क्या ये आंसर करेक्ट है क्या? नई मशीन की प्रेजेंट वैल्यू यही है। नई मशीन खरीदने पे 1 लाख रुपए लगेंगे, नई मशीन की कॉस्ट लगेगी मेंटेनेंस, उसका पीवी कर दिया, नई मशीन की सालवेज वैल्यू का पीवी कर दिया। टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, तो आफ्टर टैक्स या डेप्रिसिएशन जैसा कोई कंसेप्ट करना नहीं है। ये अमाउंट है क्या एक्चुअल में, ये समझना है आपको। ये है नई मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कब, जब मशीन इंस्टॉल करोगे तब। अभी मैंने रिप्लेसमेंट ऑप्शन की तो बात ही नहीं की। अगर मैं आज ही रिप्लेस करता हूं ना, तो नई मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ये होगी। अगर मैं रिप्लेसमेंट 1 साल बाद करूं तो भी ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, पर ये प्रेजेंट वैल्यू कब होगी, 1 साल बाद। जैसे समझना, सेकंड अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं मैं।
यहाँ पे देखना एक बार अच्छे से। सेकंड अल्टरनेटिव कौन सा है? अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करूं मशीन को, देखो अगर मैं यहाँ रिप्लेसमेंट करता हूं तो यहां से कितने साल तक चलेगी नई वाली मशीन? 8 साल तक, 0 से लेके 8 ईयर। ठीक है, अब इस पूरे का मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो वो प्रेजेंट वैल्यू कब आएगा? 1 साल के एंड में आएगा कि 0 पे आएगा, ये बता दो आप। मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट कहां से की है? जब वो मशीन लगाएंगे तब से की है ना। तो अगर मैं सेकंड अल्टरनेटिव की बात करूं, 0 कैसे आएगा? 0 कैसे होगा, सोचो तो सही। मैंने मशीन यहाँ इंस्टॉल की है और मैंने सारे डेटा यहाँ से तो लेने स्टार्ट किए, 1 2 3 8 साल तक का डेटा लिया ना मैंने। तो जो प्रेजेंट वैल्यू में निकालूंगा वो यहाँ आके रख जाएगी। मतलब 1 लाख जितना आया था, अभी कितना आया था? 1,38,335। ये नई मशीन की पीवीसीओ है, पर ये पीवीसीओ T1 पे खड़ा है। अब इसको लाना है यहाँ पे, क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए? 1 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल तो है। 1 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 15% के 1 साल के पी फैक्टर से। ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या? बस इतना सा इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है क्या ये सबको? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। हाँ, वापिस बता रहा हूँ, थर्ड वाले अल्टरनेटिव से आपको पता लग जाएगा। थर्ड थर्ड अल्टरनेटिव क्या है? रिप्लेसमेंट एट T2। मैं बोल रहा हूं कि मैं नई मशीन कब लगाना चाहता हूं? 2 साल बाद। अब देखो यहाँ पे 0 और 2 ईयर, 2 साल तक तो चलेगी ओल्ड मशीन। 2 साल बाद लगा दूंगा मैं नई मशीन। नई मशीन कितने साल चलेगी? 8 साल। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो कितने साल हो जाएंगे? 10 साल। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि नई मशीन का कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो तो ये डेटा यूज किया है ना मैंने। फिर नई मशीन की कॉस्ट कब लगेगी? नई मशीन 1 लाख रुपए लगेंगे आपको खरीदने में, तो वो 1 लाख रुपए आज लग रहे हैं कि 2 साल बाद लग रहे हैं? 2 साल बाद लग रहे हैं ना। तो ये वाला जो 8 साल का कैलकुलेशन है ये मैंने एक बार में कर दिया। कितना? 1,38,335। मतलब जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, ये क्यों की है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये शॉर्टकट के लिए की है। ये 1,38,335 प्रेजेंट वैल्यू है नई मशीन की, बट ये तब है जब उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, उसके रिप्लेसमेंट टाइम वाले दिन ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब अगर मैं थर्ड अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं और इस अमाउंट को मुझे 0 पे लाना है, क्या करूं? पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं 15% के 2 साल के पीवी फैक्टर से। क्यूमुलेटिव से मत कर देना। बोलो, अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या? अब ये मैंने क्यों निकाला वो बता रहा हूँ। देखो, हर अल्टरनेटिव में बार बार ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको। कौन सी? नई मशीन की। 1 लाख की कॉस्ट है, 10,000 की मेंटेनेंस है, फिर 20,000 का सालवेज है। ये कैलकुलेशन आपकी एक बार में हो गई। अब केवल आप क्या करना, इस अमाउंट को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिवाइड क्यों होगा? पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, डिवाइड तो 1 + i से होगा। हम प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए क्या करते हैं? पीवी फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड तो 1 + i से करोगे तो डिवाइड कर दो। चलो, अब करें स्टार्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है यहाँ पे टेबल बनानी है। टेबल क्या बनेगी आपकी? देखो, पर्टिकुलर्स और वो 5 अल्टरनेटिव के 5 कॉलम बना दो। कौन कौन से? रिप्लेसमेंट एट T0, रिप्लेसमेंट एट T1, रिप्लेसमेंट एट T2, रिप्लेसमेंट एट T3 और रिप्लेसमेंट एट T4। अब एक कंफ्यूजन और हो जाता है इसमें, को ध्यान रखना। ये मैं ईयर के कॉलम नहीं बना रहा हूं। आ रही है बात समझ में? इसमें इस कॉलम में मैं क्या बात करूंगा? 1 से 8 साल की बात करूंगा।
इसमें मैं बात करूंगा, सॉरी 0 से 8, ठीक है। इसमें मैं बात करूंगा 0 से 9 साल, क्योंकि 9 साल की लाइफ हो जाएगी। इसमें 0 से 10 साल की, इसमें 0 से 11 साल की, और इसमें 0 से 12 साल की। आ रही बात समझ में? तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो माइंड वहीं अटक जाता है हमारा कि हेडिंग आपने 1-2 ईयर डाला, ईयर नहीं डाला है मैंने 5 अल्टरनेटिव डाले हैं। चलो अब देखना एक बार, अब एक बार आगे को भूल जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में अगर मैं रिप्लेस करता हूं मशीन को, तो एक तो क्या आएगी, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन। चलो पहले तो न्यू मशीन के बारे में बताऊंगी। अगर मैं आज ही रिप्लेस कर दूं तो नई मशीन का क्या आउटफ्लो होगा, यही होगा जो ऊपर निकाल रखा है मैंने, 1,38,335। वापस निकालने की जरूरत नहीं है ना इसको। बोलो फटाफट। चलो सेकंड ऑप्शन में बताओ मुझे, अगर 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो इसका पीवी क्या होगा, यही होगा या चेंज हो जाएगा? 1,38,335 मल्टीप्लाइड बाई 1 साल का पीवी फैक्टर 0.870। ये किसको समझ में आ रहा है? जिसको डाउट हो बता देना फिर से, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है मेरे हिसाब से तो 1,20,351, 0.870 लिया ना मैंने, 1,38,335, ये आएगा। आपने डायरेक्ट कर दिया होगा कैलसी से, कोई बात नहीं, वो भी ओके है। फिर यहाँ पे 2 साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? चलो आप वाला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको फिर इस तरीके से मत करो, इसको ऐसे करना, फिर डिवाइडेड बाई 1.15, तो आपको वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1,38,335 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 2। 0.87 कैसे आया, पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? फिर थर्ड पे चलो, इस पे कितना आएगा, 90958, और फिर लास्ट पे चलो कितना आएगा, 79093। चलो ये कैलकुलेशन फटाफट से एक बार देख लो, जिसको नहीं आ रही हो अभी बता दो। मैंने नई मशीन का आउटफ्लो तो निकाल दिया, क्लियर है ये सबको? चलो अब पुरानी मशीन पे आओ। पुरानी मशीन का क्या क्या खर्चा लगेगा, देखो। अगर मैं आज ही रिप्लेस कर देता हूं तो क्या पुरानी मशीन का कोई खर्चा लगेगा क्या? क्वेश्चन देखो, पुरानी मशीन के एक ही तो खर्चा है, पुरानी मशीन का एक खर्चा है, एक इनकम है। तो अगर मैं आज रिप्लेस करूं, आज रिप्लेस का कॉलम ये है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी। साल्वेज वैल्यू आएगी कितनी, 40,000। इसकी पीवी करने की जरूरत है क्या? आज ही अगर 40,000 आ रहा है तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू यही है, तो ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं लेस साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, सॉरी पीवी ऑफ साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन की साल्वेज वैल्यू इसमें तो शुरू में मिल रही है, तो 40,000 लेस कर दो एज इट इज। चलो अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं तो साल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी, बताओ। अगर मैं मशीन को रिप्लेस करता हूं एट द एंड ऑफ ईयर 1, कितनी साल्वेज वैल्यू मिलेगी मुझे?
25,000 मिलेगी। वो 25,000 कब मिलेगी, टाइमिंग बताओ उसकी। T1 पे मिलेगी ना, तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कर दो इसका। कैसे करेंगे, 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 25,000 डिवाइडेड बाई 1.15, 21739। अगर 2 साल के बाद रिप्लेस करेंगे तो 15,000 मिलेंगे। 15,000 का प्रेजेंट वैल्यू करो 1.15 की पावर 2, 11,342। फिर अगर 3 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो कितने मिलेंगे, 10,000। उसकी प्रेजेंट वैल्यू करो 15 की पावर 3, 6,575। और लास्ट ईयर में रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा ठुल्लू। क्लियर है, तो पीवी करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस केवल थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। चलो थर्ड, अब मुझे बताओ मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। टुडे, देखो आज कोई खर्चा लग रहा है क्या मेंटेनेंस का, नहीं लग रहा, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, इसको तो छोड़ देते हैं। T1 पे, T1 पे मेंटेनेंस का कितना खर्चा लग रहा है, 10,000 ना। मुझे केवल इतना सा बता दो, ये 10,000 का खर्चा कौन से अल्टरनेटिव में लगेगा। 4-5 ऑप्शन है हमारे पास, ऊपर मैंने एडिंग डाल रखी है 5। रिप्लेसमेंट है T0, T1, T2, T3, T4। ये 10,000 का खर्चा कौन से अल्टरनेटिव में लगेगा। अगर मैं आज ही मशीन को रिप्लेस कर दूं तो नहीं लगेगा, वेरी गुड। T1 से T4 पे लगेगा ये केवल, T0 वाले पे तो नहीं लगेगा नहीं खर्चा। अगर मैं आज ही रिप्लेस कर देता हूं तो ये खर्चा लगने का सवाल ही नहीं है। बोलो बाकी बच्चे, एग्री हो ना आप लोग। ऐसे में कुछ भी लिख दूंगा उससे कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो खर्चा है ये 4 ही कॉलम में लिखना है हमें। T1 वाला 10,000 इंटू पीवी फैक्टर करना है, तो वही अपन चल रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो आप, 1.15 से डिवाइड कर दो। अब इसमें एक गलती मत कर देना, 1 साल ही करना है ये, बार बार मत कर देना कि सेकंड ऑप्शन में 2 साल का पीवी फैक्टर लगा दो, ऐसा नहीं। कितना, 8696, हर कॉलम में लिख दो 8696, 8696, 8696। ओके, आगे समझ में सबको। चलो नेक्स्ट, T2 वाले खर्चे की बात करो। अगर 2 साल बाद मेंटेनेंस जो लगेगा वो कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा, 20,000 का खर्चा लगेगा 2 साल बाद। एक ईयर वाला क्या बोला मैंने बोला कि 1 साल बाद जो मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा वो कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा। तो आपने सही तो आंसर दिया, T1 से T4 पे लगेगा। तो T1 से T4 पे लगेगा तो प्रेजेंट वैल्यू तो ये रहेगी ना। आप अल्टरनेटिव इसकी बात करो, चलो ऐसे नहीं समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूँ अगर T2 पे मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो 1 साल बाद जो खर्चा लगेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही होगी ना। मैं रिप्लेसमेंट T2 पे कर रहा हूँ, 1 साल बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही होगी। बिल्कुल, T2 पे जो खर्चा लग रहा है, देखो T2 पे खर्चा कितना लग रहा है, 2 साल बाद 20,000 का खर्चा लग रहा है। 20,000 के 2 साल बाद लग रहा है ना, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1.15 की पावर 2। अब ये खर्चा कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा वो बताओ मुझे, क्या पांचों अल्टरनेटिव में लगेगा क्या ये खर्चा। ये खर्चा कौन कौन से अल्टरनेटिव में लगने वाला है, T2 से T4, सिंपल। बस ये केवल इन 5 कॉलम में लिख दो, 3 कॉलम में लिख दो। 20,000 डिवाइडेड बाई 1.15, एक बार 2 बार, 15,123 रुपए। अब समझ में आ गया होगा आपको, 15,123 रुपए, 15,123 रुपए।
चलो नेक्स्ट बोलो। T3 पे जो मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, T3 पे मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा 30,000 रुपए का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 1.15 की पावर 3। हाँ जी हरीश क्या बोल रहे हो? 10,000 तो एक ईयर के लिए ही लगेगा। हाँ 10,000 एक साल के लिए लगेगा बिल्कुल। 10,000 एक साल के एंड पे लगेगा। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो? डाउट क्या है वो बताओ। 10,000 एक साल के एंड में लगेगा, बट वो हर उस ऑप्शन में लगेगा जो रिप्लेसमेंट एक साल के बाद कर रहे हैं। हाँ या ना? मैं अगर 2 साल बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो भी तो वो खर्चा लगेगा ही ना। अब देखो 3 साल बाद 30,000 का खर्चा लगना है। इसकी पीवी करो पहले तो कितनी आती है? 1 2 3, 19,725। ये कौन कौन से ऑप्शन में लगेगा? आज रिप्लेस कर दूंगा तो ये खर्चा नहीं लगेगा, एक साल बाद रिप्लेस कर दूंगा तो भी नहीं लगेगा, 2 साल बाद रिप्लेस कर दूंगा तो भी नहीं लगेगा। ये खर्चा लगेगा। अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया थर्ड ईयर पे तो भी ये खर्चा लगेगा, अगर मैंने रिप्लेसमेंट किया फोर्थ ईयर पे तो भी ये खर्चा लगेगा। ठीक है। और ऐसे T4 का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 40,000। 1 2 3 4। ये खर्चा कब लगेगा? ये खर्चा लगेगा केवल लास्ट ऑप्शन में 22,870 रुपए। अब बताओ, अब किसी को डाउट है वो बता सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था ये ऊपर जो हेडिंग है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट ईयर का कॉलम है, ये सेकंड ईयर का कॉलम है, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ये कॉलम है आपके अल्टरनेटिव्स के। ये फर्स्ट ऑप्शन के बता रहा हूं मैं। कॉलम 0 से 8 ईयर के लिए बनाया, ये 0 से 9 ईयर के लिए बनाया, इस तरीके से। गॉट इट? बस अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन का टोटल लगाओ, ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा। चलो टोटल लगाओ अब इसका। फर्स्ट अल्टरनेटिव का टोटल 1,38,335 माइनस 40,000, 98,335। सेकंड 1,20,291 माइनस 21,739 प्लस 8696, 1,07,248 रुपए। थर्ड 1,04,601 माइनस 11,342 प्लस 8696 प्लस 15,123। ये हो गया 1,17,078। फिर 90,958 माइनस 65,75 प्लस 8696 प्लस 15,123 प्लस 19,725, 1,27,927 रुपए। और लास्ट है आपका 79,093 प्लस 8696 प्लस 15,123 प्लस 19,725 प्लस 22,870, 1,45,507। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये पीवीसी हो ना पांचों ऑप्शन की। ये पांचों ऑप्शन के आपके आ गई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या इससे कंपेयर करके डिसीजन दे सकते हैं क्या हम? क्या इससे डिसीजन देना सही रहेगा क्या? नो। ईएसी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें? लाइफ कितनी है डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर। देखो पहले ऑप्शन की लाइफ कितनी है? 8 साल। तो 15% का 8 साल का पी फैक्टर तो क्वेश्चन में दे रखा है क्यूमुलेटिव। ये उठा लो 4.4873, 4.4873। इसका निकालो। अगर 9 साल की लाइफ हो तो कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव? 4.7716। 10 साल की लाइफ हो तो
5.0186 0188 होगा सर। 11 साल की लाइफ हो तो 5.234 और अगर 12 साल की लाइफ हो तो 5.4206। लो जी, इनसे डिवाइड कर दो, आपकी क्या आ जाएगा EAC। 21,914। 22,476। 23,328। 24,442। 26,843। ये लो, अब कंपेयर कर लो कौन सा ऑप्शन इज बेस्ट। कौन सा बेस्ट लग रहा है बोलो। कब रिप्लेसमेंट करें तो सबसे अच्छा होगा। फर्स्ट, दिस ऑप्शन इज बेस्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे EAC, लिख ही देता हूं मैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए। सिंस EAC of replacement today is lowest, therefore replacement should be carried out today। आज ही रिप्लेसमेंट करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी। ठीक है, लो जी पूरा देख लो सॉल्यूशन आप। पहले 5 अल्टरनेटिव बता दिए थे, फिर उसके लिए जो वर्किंग है वो देख लो। मेंटेनेंस कॉस्ट तो 1 ईयर के लिए ही तो है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें देखो आप समझो इस चीज, आपको ये पूछा जा रहा है आप रिप्लेसमेंट कब करना चाहते हो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो 1 साल के एंड में लगने वाली है
वो हर उस अल्टरनेटिव में नहीं लगेगी क्या? जैसे मैं आपको बोलूं 1 साल बाद रिप्लेस करोगे, तो 1 साल के एंड में जो रिप्लेसमेंट लगने वाली है वो लगेगी, हाँ या ना? सॉरी, मेंटेनेंस जो लगने वाली है 1 साल के एंड में वो लगेगी, हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 साल बाद रिप्लेस करोगे मशीन को, तो जो ओल्ड मशीन पे मेंटेनेंस है वो 1 साल के एंड पे भी लगेगी और 2 साल के एंड पे भी लगेगी। वो 2 साल का टोटल थोड़ी बता रहा है हमें, वो बता रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में कितना मेंटेनेंस लगेगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना मेंटेनेंस लगेगा। तो अगर आप 2 साल बाद रिप्लेस करते हो तो वो खर्चे दोनों लगेंगे। हाँ, वो इंडिविजुअल ईयर का ही दे रखा है, देखो आप टेबल, वो टोटल नहीं है, वो इंडिविजुअल ईयर का है कि 1 साल के एंड में कितना लगेगा, 2 साल के एंड में कितना लगेगा। क्यूमुलेटिव पीवी से डिवाइड क्यों किया? क्यूमुलेटिव पीवी से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि लाइफ अलग अलग होगी। आपको बताया था ना कंसेप्ट, जब प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग हो जाती है। देखो आज ही रिप्लेस करोगे तो टोटल प्रोजेक्ट 8 साल का है, 1 साल बाद रिप्लेस करोगे तो टोटल प्रोजेक्ट 9 साल का हो जाएगा ना। और जब प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग है हर ऑप्शन में, तो फिर आप आंसर दोगे ईएसी से, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से। हर्ष, आया समझ में? क्यूमुलेटिव से कहाँ किया है मैंने? मेंटेनेंस कॉस्ट 1 ईयर की है तो 2 ईयर की है, तो मैं हमने क्यूमुलेटिव से नहीं किया डिवाइड, 1 साल से किया। देखो क्यूमुलेटिव का है, मैंने तो 1.15 की पावर 2 लगाई है, इससे क्यूमुलेटिव थोड़ी आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 की पावर 2 करोगे तो 2 ईयर का पी फैक्टर ही आएगा केवल, क्यूमुलेटिव थोड़ी आएगा। पीवीसीआई को नहीं समझ में आ रहा, किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? पीवीसीआई तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं। पीवीसीओ को क्यूमुलेटिव से डिवाइड क्यों किया, ये पूछना चाह रहे हो ना आप? देखो ये पीवीसीओ जो है, ये जो पीवीसीओ है 98335, ये 1 साल का है या 8 साल का टोटल है, ये बताओ मुझे। ये जो खर्चा है ये 1 साल का है या 8 साल का टोटल है? वो तो आ गया समझ में, देन क्या नहीं आया वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या नहीं आया? वापस से बताओ क्वेश्चन पूरा, या फिर बोल के बताओ। सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो 1 ईयर की लगी है। ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट रिप्लेसमेंट में 1 ईयर की लगी है ना, हाँ, तो उसको ऐड तो कर दिया, लेकिन जैसे पी फैक्टर को 8 ईयर के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से क्यों डिवाइड किया? तो 8 ईयर के पी फैक्टर से कहाँ किया डिवाइड, यहाँ पे इसके लिए बोल रहे हो क्या आप? नहीं, इसमें सेकंड में तो 8 8 6 ईयर में। का पी फैक्टर कहाँ है, तो इसमें बोल रहे हो आप T2 में? हाँ, तो T2 में 8 ईयर का कहाँ है पी फैक्टर, देखो। वहां पे तो ऐड कर दिया इसमें ना, लेकिन जो हाँ, लास्ट में जो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड किया ना पीसीओ को। नहीं समझ पा रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो जैसे किसी भी अल्टरनेटिव की बात बताओ आप, जैसे T3 की बताओ मुझे आप। ये T3 पे जो 30,000 का खर्चा लग रहा है, ठीक है, हाँ, इसको मैंने क्या किया, 3 साल के पी फैक्टर से कैलकुलेट किया तो ये आ गया 19,725, ठीक है। हाँ। अब बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ये जो 19725 है, हाँ, वो कितने साल तक लगा मतलब? 19725 कितने साल तक लगेगा? ये तो वन टाइम ही लगेगा ना,
ये खर्चा तो एक ही बार लगेगा, तो एक ही बार लिखा है देखो इस कॉलम में। इसको मल्टीप्लाई कहाँ किया हमने किसी पीवी फैक्टर से। मतलब वन वन टाइम लगेगा और फिर 8 ईयर के लिए वो होगा ये, मतलब जितने ईयर का वो होगा प्रोजेक्ट होगा। ये एक बार लग गया, फिर समझो इसको, ये जो अल्टरनेटिव चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें 11 साल की लाइफ है टोटल। ये जो अल्टरनेटिव है इसमें 11 साल का प्रोजेक्ट हो गया ये खर्चा एक बार लगा, ये खर्चा एक बार लगा, ये खर्चा एक बार लगा। सब खर्चों का हमने टोटल किया, तो ये हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितने सालों की है? ये 11 सालों के पूरे टोटल है। ठीक है, तो 11 साल का अगर ये टोटल है, तो इसको अगर एनुअल फिगर में लाना है तो 11 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कोई छोटा है तो ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ, ये जो ईएसी अपन निकालते हैं, ये वैसे एवरेज एवरेज मानी जाती है क्या हर साल की कॉस्ट? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। ये क्या होता है देखो, ये बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कल क्लास में कर लेंगे हम। एक चीज यहाँ पे मुझे ये बताओ, आप फटाफट से बताना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर साल का इनफ्लो मेरे को दे रखा है, सपोज 4 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4, हर साल अगर आपको 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, बताओ इसका अगर आप पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे तो क्या करते हैं हम? 10,000 इंटू, बोलो, 10,000 इंटू क्यूमुलेटिव पी फैक्टर करते हैं ना। अब एक कोई भी 10% से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, देखो 10% से 1.10, 1 2 3 4, ये आ गया 3.1699, 31699, 31,700 लगभग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 31,700 क्या है? ये है इन चारों सालों का जो टोटल है 40,000 रुपए, उसका प्रेजेंट वैल्यू 40,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है ये। ठीक है, अलग अलग साल के हिसाब से हमने निकाल दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में वो 10-10 हजार नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 31,700 रुपए का आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है कितने सालों का? 4 सालों का। ठीक है, अब मैं आपको चाहता हूं कि नहीं 4 सालों का नहीं, मुझे ईच ईयर का बताओ। ईच ईयर का बताओ, क्या करेंगे बताओ? 31,700 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट खा गए हम। तो मैं बोलता हूँ 31,700 को क्या करें, डिवाइड करो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। और क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना आएगा बताओ? क्या इससे 10,000 आएगा या नहीं आएगा? बस यही चीज यहाँ पे, अब इसको समझो आप। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 98,335 का आउटफ्लो है, तो ये आउटफ्लो 8 सालों का है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस 8 सालों के आउटफ्लो को हर साल में बांट के बताओ मुझे, तो आप बोलोगे हर साल का आउटफ्लो है 21,914 रुपए, है ना, एवरेज बेसिस पे। इसकी बात करूं तो हर साल का आउटफ्लो है 22,000 का, हर साल का आउटफ्लो है 23,000 रुपए का। तो सबसे कम हर साल का आउटफ्लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट में। इसीलिए तो इसका नाम है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एवरेज बेसिस पे एनुअल कॉस्ट। आप एक साल की कॉस्ट निकाल रहे हो, क्योंकि 8 साल 9 साल को कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों को एक साल पे लेके आ रहे हो। है समझ में? तो जो चीज हम इनको उठा के एक साथ क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालते हैं, उसको अगर सालों में डिवाइड करना है तो क्या करें? उल्टा कर दो। इसको क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्यूमुलेटिव से डिवाइड कर दो। इलस्ट्रेशन 8 का बुक वाला सॉल्यूशन भी बता दो। बुक वाला सॉल्यूशन देखो, बुक वाले सॉल्यूशन में क्या कर रखा है?
पर क्या करोगे इससे आप, इसने कर रखा है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1 लाख प्लस एनुअल रिपेयर की कॉस्ट, ये तो वही वैल्यू आ गई, चलो 1,38,335 ही निकाल दी ना जो हमने निकाली थी, और उसको फिर ईएसी निकाल दी 8 साल के पी फैक्टर से करके 30,828 रुपए। ठीक है, तो इसने एक तो कर दिया है आपका कि अगर आप मशीन को इंस्टॉल आज ही कर देते हो, आज ही रिप्लेस कर देते हो, तो नई मशीन की ये आपकी एनुअल कॉस्ट आएगी। अब फिर नई मशीन की एनुअल कॉस्ट अलग अलग निकाल दी होगी। देखो 40,000 इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान ली इसने, और फिर 1 साल का मेंटेनेंस मान लिया 1 साल पे, टोटल आ गया ये, लेस 1 साल बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आने वाली है वो कर दिया, और फिर इसका इक्विवेलेंट कर दिया 1.15 से डिवाइड करके 31,000। फिर 2 साल पे गए, ऐसे मत करो आप, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें, हो तो जाएगा ऐसे भी। ये 25,000 क्या है, ये 25,000 है आपकी एट द एंड ऑफ ईयर 1 की सालवेज। तो ईयर 1 के एंड की जो सालवेज है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लिया, 2 साल के लास्ट में जो खर्चा लगने वाला है उसका पीवी कर दिया, और 2 साल के एंड में जो सालवेज आने वाला है उसका पीवी लेस कर दिया। तो ये आपका आ गया पीवीसीओ, और इसको 1.15 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी, इसको देखना पड़ेगा इसने जो भी कर रखा है, पर ऐसे मत करो, आपको शॉर्टकट सीधा सिंपल तरीका बता दिया। ठीक है, सर बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है हाँ, उसमें हम इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करके निकलता है क्या वो? नहीं, तो केवल कैसे इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। और जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उसमें इंटरेस्ट रेट ही होती है दोनों? वो तो एक ही बात है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो एक ही चीज है। प्रेजेंट वाली चीज को फ्यूचर ले जाना है तो उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोल देते हैं। तो सर जैसे प्रेजेंट वाली चीज को अगर अपन फ्यूचर पे लेके जाए हम्म, तो दोनों चीज हो रही है ना, एक तो अगर इन्वेस्ट करे तो रेट बढ़ रही है ठीक और है, अगर वैसे देखे तो रेट घट रही है, तो दोनों चीज कंसीडर होती है क्या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में? मतलब रेट बढ़ रही है और घट रही समझा नहीं। मतलब जैसे अगर मैं 10,000 रुपए आज मेरे पास हम्म और मैं 10,000 की वैल्यू 2 साल बाद देखता हूँ, हम्म तो 2 साल बाद अगर मैं इस 10,000 को इन्वेस्ट करता हूँ तो वो रेट भी है, और हम्म प्लस 10,000 की वैल्यू 2 साल में डेप्रिशिएट भी हो रही है। वो तो तुम वर्थ बता रहे हो 10,000 की, रियल जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने होंगे, जैसे आज तुम्हारे हाँ आंखों के सामने 10,000 रुपए पड़े हैं, हाँ हाँ। 2 साल बाद आपकी आंखों के सामने जो करेंसी पड़ी होगी वो कितनी होगी, वो 10,000 से कम होगी कि 10,000 से ज्यादा होगी? अगर मतलब मेरे मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट करके, बिना इन्वेस्टमेंट के क्यों रखेंगे पैसे? फिर तो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना, लमसम में मान लेता हूँ कि 12,500 रुपए आपके सामने करेंसी होगी ना। हाँ हाँ अब तुम बात कर रहे हो उसके वर्थ की, इन्फ्लेशन हाँ का मतलब होता है उसकी वर्थ कितनी है, कि पैसे तो हाँ बारह हाँ। पांच सौ ही होंगे, इन्फ्लेशन से पैसा थोड़ी कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी रियल जो वर्थ है वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं अच्छा। 10,000 रुपए में आज एक मोबाइल खरीद सकते हैं हम, उस दिन मोबाइल 15,000 का आएगा, तो 12,500 में अच्छा, वो मोबाइल हम नहीं खरीद पाएंगे। वो इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट होता है। मतलब परचेजिंग पावर एक बिल्कुल, एक तरह से परचेजिंग हो गया। पावर कम हो जाएगी हमारी। ठीक है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन है, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, रिस्क एनालिसिस, उसमें आएगा। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे इन दोनों में सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही केवल कंसीडर होगा? इंटरेस्ट रेट ही होती है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता। इन्फ्लेशन की वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, रियल फिगर आपकी चेंज नहीं होती इन्फ्लेशन की वजह से। करेंसी तो 12,500 ही रहने वाली है ना, हम्म। उसकी वर्थ चेंज हो जाएगी। ओके सर, इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसा होता है क्या इससे ऊपर, जिसमें और फैक्टर्स भी कंसीडर्ड हो? किसमें, फ्यूचर में? फ्यूचर में होता नहीं तो सारा फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी कंसिडर करना हाँ। पड़ेगा आपको कि फोरकास्ट गलत चला गया तो, अच्छा। ये भी तो है ना अभी। ठीक है ठीक है। ठीक ओके, है, थैंक यू सर। चलो, तो क्वेश्चन इतने करेंगे फिर
एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, वो आप सही करके लाना, इलस्ट्रेशन नंबर 7। जिससे नहीं हो वो बता देना, कल वाली क्लास में करेंगे। हाँ साक्षी बोलो। और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, बाकी जितने क्वेश्चन किए हैं इनको एक बार सेल्फ ट्राई करना। डेरिवेटिव के डाउट है बोलो, बता दो फिर।